गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहतमंद होंगे, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का पूरा आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। बचाव में ही बचाव है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बड़ों बुजुर्गों और अपनों से छोटों का ख्याल रखना है। आप एक कंज्यूमर हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसी से संबंधित आज का अपना टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि कल दशहरा था और हमने रावण को जलाया था। तो आपके अंदर भी कुछ रावण हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि पंक्चुअलिटी नहीं है आपके अंदर, तो ये एक रावण हो गया। प्रॉपरली आप टाइम का यूज नहीं करते, तो ये एक रावण हो गया। आप ओबीडियंट नहीं है, बड़ों का कहना नहीं मानते, तो ये एक रावण हो गया। आप पढ़ाई प्रॉपरली टाइम पे नहीं करते, टाइम का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ये एक रावण हो गया। तो आपने इन सब रावणों को है ना फिनिश करना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं एक कोट बताता हूं कि लियोनार्डो डा विंसी, जो कि एक इटालियन पॉलीमैथ थे, पॉलीमैथ इन द सेंस क्या है कि उन्हें कई सारे सब्जेक्ट्स आते थे, तो उनकी जो मेन पेंटिंग थी मोनालिसा, तो वो उन्होंने बनाई थी। तो वो एक इतने प्रसिद्ध कलाकार थे कि उन्होंने एक कोट दिया था कि जो हमारा लर्निंग है, इट इज द ओनली थिंग दैट माइंड नेवर एग्जॉस्ट। केवल ये ही एक ऐसी चीज है कि दिमाग इससे कभी भी नहीं थकता है। नेवर फियर्स, माइंड कभी भी इससे डरता नहीं है लर्निंग करने से। और कभी भी जो आपने सीखा है, यू विल नेवर रिग्रेट फ्रॉम इट। अर्थात क्या है कि जो आप चीजें सीखते हैं, सीखी हुई कोई भी चीज है, ऐसी चीज जो आपने सीख ली है, जैसे अभी ये आप चैप्टर सीखेंगे, तो ये कभी भी आपके वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी लाइफ में काम आएगा, आपके एग्जाम्स में काम आएगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है या आगे आप हायर स्टडीज में जाएंगे वहां ये काम आएगा। तो सीखी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो बीइंग ए कंज्यूमर, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप कंज्यूमर हैं और आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा आज का पूरा लेक्चर रहेगा। कुछ बच्चों ने कहा था सर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए ताकि आप बेहतर तरीके से इसे और समझ सकें। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर, कि एक लड़की है जो कि बैग लेके शॉपिंग करके आई है और वो काफी खुश है। तो ये उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता जो है वो संतुलन में कैसे रहेगा, इस चीज को समझने के लिए हमने ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये तैयार हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में खुशी होती है। कंज्यूमर को बेहद खुशी होती है जब वो पैसे खर्च करता है, तो उसे ये लगता है कि उसने कोई भी पैसा वेस्ट नहीं किया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो आप देखेंगे कि दो हिस्से हैं इसके अंदर, एक कंज्यूमर है और एक इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीजों से बना है, एक कंज्यूमर से और एक इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन से। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम सब हैं। आप इंडिविजुअल कह सकते हैं, एक व्यक्ति है कंज्यूमर, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है, ठीक है, अमीर भी कंज्यूमर है, गरीब भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर हम सब हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर एक आर्थिक एजेंट है। अब ये इकोनॉमिक एजेंट वो होता है जो सीमित साधनों से काम करता है, और हमारे पास जो सीमित साधन है हमारा पैसा है, हमारी इनकम है, जिसे आप खर्च करते हैं। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who consumes goods and services to satisfy his or her wants directly। तो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो वस्तुएं खरीदेगा सिर्फ अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। जैसे हम कोई भी सामान लेके आते हैं तो अपने लिए लेके आते हैं। अगर आप बेचने के लिए लेके आ रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, आप प्रोड्यूसर कहलाएंगे। तो अगला जो इसके अंदर जो है वो है संतुलन। संतुलन क्या है? मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां आप रेस्ट की पोजीशन में हो जाते हैं, जहां आपको ये लगता है अरे मैं तो बहुत खुश हो गया हूं, अब मैंने जैसे खर्चा किया था ना उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। तो ये संतुलन है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम कंज्यूमर कैसे निर्धारित करें कि उसे कितनी इकाइयां उपभोग करनी चाहिए? क्या आप ज्यादा इकाइयां लें, कम लें, थोड़ी लें, एक लें, दो लें, तीन लें, चार लें? कितनी आप सपोज करें एप्पल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी आप एप्पल्स लेंगे? चार, पांच, छह, सात, ऐसे कितनी कंज्यूम करें? तो ये जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये आपको डिफाइन करेगा कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि वस्तुएं खरीदता ही क्यों है कंज्यूमर? क्यों खरीदी जाए?
क्योंकि यहां आप देखेंगे कि ये इसके अंदर फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं डायग्राम के अंदर, पिक्चर के अंदर। तो ये हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। आपको तरबूज खा के अरे ये लगता है वाह, हमारी पानी की जो कमी थी शरीर के अंदर वो पूरी हो गई है, मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखते हैं कि दिमाग से निकल रहा है। दिमाग से आपका कह रहा है अरे ये चीज खा लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वस्तुएं हम क्यों खरीद रहे हैं, इसके ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है। सेकंड देखेंगे कि यहाँ एक छाता है। छाता, अम्ब्रेला जो है वो क्या काम आती है? वो आपको धूल मिट्टी से बचाएगी, जो ऊपर से सिर के ऊपर से आ रही है, मान लो कि रेन आ रही है, बारिश हो रही है, या धूप निकल रही है, या आप जूते देखें तो जूते जो है आपके, आपको धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर इन चीजों से बचा रहे हैं। ये एक खाने पीने का सामान है जो आपकी भूख को शांत करने का काम करता है। नीचे आप देखें दवाइयां हैं, सिरिंजेस हैं, इस तरीके से ये आपको क्या कर रही हैं, ये आपको बीमारी से बचा रही हैं। तो हमने ये इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, इनसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी चीज है उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, क्वालिटी है। उस क्वालिटी को देखकर हम उसे लेके आ रहे हैं। देखिए जूते हम पैरों में पहनते हैं क्योंकि जूते हमें क्या कर रहे हैं, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर पैरों पे ना लगे उससे बचा रहे हैं। और छाता क्या कर रहा है, आपको धूप से बचा रहा है, आपको बारिश से बचा रहा है। अगर ये गुण अगर जूते में होता तो शायद आप जूते सिर के ऊपर पहन रहे होते और छाता पैरों में। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग काम कर रही हैं, तो उसका गुण अलग है। तो इसलिए हमने, धूप होती है हम छाता, बारिश होती है हम छाता लेते हैं, और पैरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप जूते प्रयोग कर रहे हैं। तो ये गुण जिसे हम कहते हैं उपयोगिता। सो व्हाट इज उपयोगिता? किसी भी वस्तु का वो गुण जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगी है इसीलिए हम उन्हें खरीद रहे हैं। तो यहां जो हमारा क्वेश्चन था, वस्तु क्यों खरीदी जाए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है, इसीलिए हम उन्हें खरीदते हैं, इसीलिए हम उसे अपने घर में लेके आते हैं। सो उपयोगिता को समझने के लिए हमारे पास दो विचारधाराएं हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो विचारधाराओं के माध्यम से पढ़ेंगे। एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यानी कि गिनती, 1 2 3 4, आप उपयोगिता को गिन सकते हैं। ये बात कही थी सबसे पहले डेनियल ब्रनौली ने, और इसे विकसित किया था मार्शल ने। तो विकास मार्शल ने किया था, तो इसलिए हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच जो है मार्शल की दी हुई है। इसी को आगे आप देखेंगे कि गॉसन ने और ज्यादा एलिब्रेट किया था। इसको हम उपयोगिता की अवधारणा के नाम से जानते हैं। इधर ऑर्डिनल देखें तो जो ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी हम गिनेंगे नहीं, हम क्रम में बताएंगे, रैंक्स में बताएंगे कि 1 रोमन नंबर्स 1 2 3 4, इस तरीके से 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, इस तरीके से हम इसमें ऑर्डरिंग बताएंगे। और ये जो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो एजवर्थ को है। विकसित करने का काम जो है एक स्लट्सकी और पेरिटो ने किया है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर। और इसके अंदर हम एक कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे तटस्था वक्र, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। तो ये दो विचारधाराएं हैं हमारे सामने। और उपयोगिता की अवधारणा में हम यूटिलिटी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की होती है, गिन के हम बताएंगे कि वो कहाँ किस तरीके से उनके रिलेशनशिप्स रहते हैं। वो हम पहले शुरुआत ही हम इससे कर लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी से। देखिए क्या है यूटिलिटी। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी वस्तु का वो गुण जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता क्या है, यहां से निकलेगी, मन से निकलेगी, भावगत है। किसी को किसी चीज के अंदर उपयोगिता होगी, किसी को किसी चीज के अंदर होगी। ठीक है, जैसे मुझे चाय पसंद नहीं है तो मुझे चाय में उपयोगिता नहीं है, मुझे जूस पसंद है तो मुझे जूस में उपयोगिता नजर आ रही है। तो ये व्यक्ति परक भी है, व्यक्ति टू व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है।
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मन से भाव निकलेंगे इसके, और ये मुझे चाय पसंद है, आपको चाय पसंद नहीं है, या आपको पसंद है मुझे नहीं है, तो ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है, परिवर्तनशील है। उपयोगिता क्या है, समय के अनुसार बदलती रहती है चीजों के अंदर। जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं तो उपयोगिता हमें जो है वुलन गारमेंट्स के अंदर नजर आती है, और जो कूलर्स हैं या एयर कंडीशनर्स हैं उनकी उपयोगिता फिलहाल खत्म हो गई है, तो ये बदलती रहती है। गर्मियों में के अंदर उनकी उपयोगिता दोबारा से आ जाएगी। उपयोग से भिन्न है। उपयोगिता जो है जरूरी नहीं है वो चीज हमारे काम ही आ रही हो। जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी जो है वो उपयोगी उनकी सेहत के लिए तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वो उसके अंदर उनको खुशी नजर आती है, उनके मन ये कहता है कि ये लोग, तो उपयोगिता जो है उपयोग से भिन्न है। इसका जो संबंध है वो नैतिकता से भी नहीं है। नैतिकता ये कहती है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उनको पब्लिक प्लेसेस पे ही बीड़ी सिगरेट पीना होता। बस में बैठेंगे, ट्रेवल करेंगे, नीचे खड़े होंगे तो नहीं पिएंगे, बस के अंदर घुसते ही उन्होंने अपनी सिगरेट चालू करनी होती है। तो ये नैतिकता या फिर कानून से परे है। लोग ड्रग्स लेते हैं, पता है गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लेते हैं। तो ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस चीज को मापने के लिए जो है यूटिल्स शब्द का इस्तेमाल होता है, और ये जो शब्द है वो फिशर ने दिया था। यूटिल्स, जैसे दूध लीटर में होता है, कपड़ा मीटर में होता है, तो ये एक मेजरिंग रॉड हमने लिया है कि यूटिलिटी जो है वो यूटिल्स में होगा। यूटिलिटी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल क्या और कैसे, जैसे जब आपको भूख लगती है तो आप इकट्ठी 5 चपाती ऐसे मिक्स करके पांचों मुंह में नहीं लेके जाएंगे। पहले आप एक चपाती लेते हैं, फिर आप दूसरी लेते हैं, फिर आप तीसरी लेते हैं। इस तरीके से आप कंटिन्यू कंजम्पशन करते हैं। सो टोटल अगर आपने 3 चपाती ली है तो पहली चपाती से उपयोगिता, दूसरी से उपयोगिता, तीसरी से उपयोगिता, तीनों चपातियों से जितनी भी उपयोगिता मिली, 3 तक हमने ली है, तो तीनों से मिलने वाली उपयोगिता का जोड़ है ये। तो जैसे यहां एक एग्जांपल दे रखा है, यदि हमने 3 सेब कंज्यूम की हैं तो पहले सेब से जो उपयोगिता मिली, प्लस में दूसरे से जो मिली, प्लस में तीसरे से जो मिली, तो तीनों सेबों से जो उपयोगिता मिली है उन सबका जो टोटल है वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक अतिरिक्त इकाई और उपभोग किया आपने, तो उससे जो कुल उपयोगिता में बदलाव आया, उस बदलाव को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आपने 3 सेब ली हैं, तो तीसरी सेब से पहले जो दूसरी सेब तक का टोटल था, वो जो तीसरी पे जो टोटल बना, तीसरी के टोटल में से दूसरी का टोटल लेस कर देंगे, तो हम कहेंगे उसे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे यहां पर हमने इनके एक जो है फॉर्मूलाज देखें, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी लास्ट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी लास्ट माइनस फर्स्ट। जैसे पहली आपने एप्पल यहां कंज्यूम की है तो इस पे 8 यूटिलिटी मिली, दूसरी ली तो दूसरी पे 14 यूटिलिटी मिली, तो 14 में से आप 8 लेस कर दें तो आपका जो है वो जो चेंज आएगा वो 6 आएगा, तो 6 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर थर्ड एप्पल आप लेते हैं तो टोटल हमारा 18 हो गया, तो 18 से जस्ट पहले आपका कितना टोटल था, वो था 14, तो 18 में से 14 लेस करेंगे तो 4 हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि nth लास्ट यूनिट, लास्ट से जस्ट एक प्रायर 1, तो ये चेंज को डिफाइन कर रही है। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी जो भी वस्तु हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकालेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी पहली एप्पल पे कितनी है, 8, तो हमने ली ही, कंज्यूम ही 1 की है, तो इस पे हमारी यूटिलिटी क्या हो गई, 8। दूसरी पे हमारी क्या हो गई, 6 यूटिलिटी है, तो दोनों से कितनी होगी, 8 प्लस 6, वो हो गई 14। फिर तीनों पे कितनी होगी, 8 प्लस 6 प्लस 4 करेंगे तो वो हो गया हमारा 18, क्योंकि 8 प्लस 6 करके 14 तो हमारा बन चुका था, 4 और इसके अंदर आ गया तो हो गया 18। अब 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 और कर दें तो वो 4th यूनिट पे बन जाएगा आपका 20, क्योंकि थर्ड तक का तो आप ले चुके हैं 18 और 4th उसके अंदर जुड़ गया 2, दैट इज 20। तो इसी तरीके से जो है आप सिग्मा MU करते जाएं तो आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी निकल आएगा। तो हमने यहां ये पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकलती है और मार्जिनल से
टोटल हम बना सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला था TUN-1 था। दूसरा क्या था आपका मार्जिनल यूटिलिटी का डेल्टा TU, यानी TU में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। जैसे आप देखें एप्पल 1 से 2 लिया तो 1 से 2 में दो क्वांटिटी और पहली क्वांटिटी दोनों में चेंज कितना 1 का, और एप्पल में की जो यूनिट्स हैं उसमें कितना चेंज आया, यहां आप देखें 14 था, तो 14 में से 8 लेस किया तो आपका 6 आ गया। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 6 आएगा। अब हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनता कैसे है। देखिए अगर हमने कोई भी यूनिट एप्पल की नहीं कंज्यूम की तो यूटिलिटी कुछ मिलनी ही नहीं है, क्योंकि जब हमने कुछ लिया ही नहीं है तो हमें सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी। फर्स्ट यूनिट पे 8 टोटल यूटिलिटी है, फिर 14 होगी, फिर 18 होगी, 20 होगी, और आपने MU क्या करना है TUN-1 करके निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि पहले 8, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर 20 और फिर 18, इस तरीके से टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अगर हम इसे मिलाएं ऐसे तो देखिए कैसे बन रहा है ये ग्राफ, ये ऐसे, ये टोटल यूटिलिटी जो है बनी। आप देखेंगे कि पहले इसके अंदर एडिशन कितने का था, 8 का एडिशन था, यहां देखें 8 का एडिशन था, ये 8 था। उसके बाद हमने इसके अंदर कितना ऐड किया है 6, तो ये देखिए यहां पर 6 का एडिशन हुआ है, ये 6 का एडिशन हो गया। तो 8 + 6 किया तो 14 टोटल बना, ये 14 बना। फिर 14 में आप क्या कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, तो 14 में 4 ऐड होगा तो ये 4 हो गया। 14 + 4 करेंगे 18, फिर 18 में 2 ऐड होगा तो ये बन गया 20। तो आप यहां देखें कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी थी पहले 8, फिर क्या हो गई 6 हो गई, फिर क्या हो गई 4 हो गई, फिर क्या हो गई 2 हो गई, फिर क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है, ये 0, और उसके बाद क्या हो गई ये -2। तो इस तरीके से आप देखें तो MU जो है, ये MU पहले प्लस में थी, पॉजिटिव थी, फिर 0 हो गई और फिर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इस बेसिस पे हम अगर इसका रिलेशन देखें तो वो हम नेक्स्ट में देखते हैं स्लाइड में। ये देखिए कि TU जो है वो बढ़ रहा है तो MU क्या हो रहा है, गिर रहा है। फर्स्ट रिलेशन कि MU गिर रहा है, TU बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है, TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि घटती दर से बढ़ रहा है, घटती दर से TU बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर TU मैक्सिमाइज हो गया, और इसके देखें कि 5th यूनिट है और 5th यूनिट पे MU क्या है 0 है, MU 0 है, तो यहां पर TU क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, TU अपने अधिकतम पर पहुंच गया है जब MU 0 है। और फिर ये कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे 6 जो है 6 यूनिट पे देखें तो -2 हो जाता है MU, तो ये यहां पर है, तो ये नेगेटिव MU हो गया है। जब MU नेगेटिव हो गया तो TU गिरने लग गया। तो यहां आप देखें इसका रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, MU गिरता है तो TU घटती दर से बढ़ रहा है, फिर MU जो है 0 हो गया तो TU मैक्सिमम हो गया, जब MU नेगेटिव हो गया तो TU क्या हो गया गिरने लग गया। ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE में 3 मार्क्स में, फिर 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और अपने यहाँ जो है वो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के अंदर, हाँ हरियाणा बोर्ड में ये आ सकता है। फिर जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसी के बेसिस पे आप देखें कि हमने जो MU का पीछे डायग्राम पढ़ा वो क्या पढ़ा कि पहले ये जो है पॉजिटिव है, फिर जो ये क्या है 0 हो गया, फिर ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया है। सो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ DMU, यहां हमने इसे एक लॉ बनाया है, नियम बनाया है कि लॉ हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम गॉसन ने सबसे पहले दिया था, तो हम इसे कहते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। ये नियम कहता क्या है, ये कहता कि एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड,
स्टैंडर्ड यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट विल इवेंचुअली डिक्लाइन। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी मानक इकाइयों का कंटिन्यू कंजम्पशन करता है, तो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमेशा क्या होगी, गिरती जाएगी। अब यहां पर कुछ देखें, स्टैंडर्ड यूनिट्स वर्ड्स का यूज हुआ है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कि पहली एप्पल आप जब कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरी भी वही साइज की है, वही शेप की है, वही मिठास उसके अंदर है। ये नहीं हो कि आप पहली सेब फीकी लें और दूसरी ज्यादा मीठी आ जाए तो आपकी सेकंड पे यूटिलिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। आपको क्या इसीलिए कहा है स्टैंडर्ड यूनिट्स। और यहां पर एक टर्म यूज हुई है कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए, लगातार उपभोग होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? अगर आप एक सेब सुबह खाते हैं, ठीक है, या सपोज करो चपाती आपने एक सुबह खाई और एक खा के आप बिल्कुल उठ गए और शाम को फिर खाने लगे, शाम तक तो थकान हो जाती है, तो दूसरी चपाती की जो उपयोगिता है वो तो बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, एक चपाती, फिर उसके बाद दूसरी चपाती, फिर उसके बाद तीसरी चपाती, इस तरह से कंटिन्यू कंजम्पशन करना है। और स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। ये ना हो कि एक चपाती बिल्कुल छोटी सी हो, अगली और बड़ी हो, अगली चुपड़ी हुई हो और फिर इस तरीके से अच्छे से सीखी हुई हो। नहीं, इस तरीके से नहीं लेना है आपने। सिर्फ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं एक जैसी लेनी है। तभी ये नियम बताएगा कि जैसे जैसे आप कंटिन्यू किसी भी कमोडिटी या वस्तु का अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो है हमेशा ही गिरती जाएगी। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पॉजिटिव रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी और गिरते 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 जीरो होगा और लास्ट में वो क्या है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये नियम है, ये नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कोई भी नियम होता है वो मान्यताओं पर आधारित होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो अगर हम पेन को ऊपर फेंकें तो वो नीचे आता है। तो उसमें भी तो हमने मान्यताएं लगाई हैं, कोई ऊपर पकड़ने वाला ना बैठा हो। अगर ऊपर पकड़ने वाला बैठा है तो आप कहोगे लॉ ऑफ ग्रेविटी तो काम ही नहीं कर रहा। या फिर उसको इतनी स्पीड से फेंक दिया जाए किसी भी चीज को, वो अर्थ के ऑर्बिट से ही पास ऑन होगी तो वो स्पेस में चली जाएगी। तो स्पेस में जाएगी तो वो फ्लोट करेगी, वो नीचे आएगी ही नहीं। तो ये आप कह सकते हो कि अजम्पशंस जो है किसी भी लॉ को वैलिड बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो यहां पर कुछ अजम्पशंस हैं, वो क्या है, यूटिलिटी को मापा जा सकता है और हम उसे माप रहे हैं यूटिल्स कॉन्सेप्ट में। यूटिल्स जो मैंने पहले बताया था, कपड़ा मीटर में हो सकता है, दूध लीटर में हो सकता है, यूटिलिटी यूटिल्स में होगी। अगला जो है उपभोग लगातार किया जाएगा, निश्चित समय में रोका नहीं जाएगा, कंटिन्यू कंजम्पशन इसके अंदर रहेगी। मानक इकाइयां यानी स्टैंडर्डाइज यूनिट्स यूज होंगी। जैसे आप एक गिलास पानी पिए और कोई आपको 2 ड्रॉपर पानी ला के दे दे, लो जी एक गिलास पानी पियो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा ना, डेफिनेटली आएगा कि भाई आपकी प्यास और भड़क जाएगी उससे। अरे 2 बूंद आपको पानी, आपने एक गिलास पानी मांगा था, तो एक गिलास मीन स्टैंडर्ड, जो एक गिलास जितना होता है उतना ही आप लेंगे। उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो ये सोच समझ के पैसे खर्च कर रहा है या सोच समझ के वस्तु की इकाइयों को प्रयोग कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिले, वो इस तरीके से वो सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, सोच समझ के काम करेगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। यहां पर जो है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कि यूटिलिटी मेजर करने की हमने एक रॉड ली है जिसे हम कहते हैं मनी। मनी टर्म्स में हम यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे। और मनी की खुद की यूटिलिटी कैसे डिफाइन होगी? मान लो कि आपके पास 1 रुपया है और 1 रुपए में आपको 2 टॉफी नजर आती हैं, ठीक है, 2 टॉफी आप लेते हो, दोनों टॉफी आप कंज्यूम करें, उससे जितनी आपको यूटिलिटी मिली ये आपका दिमाग बताएगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और 1 रुपए में सपोज करो आपको 10 यूटिल्स मिल गए, 10 यूटिल्स मिल गए, तो 1 रुपए की जो यूटिलिटी है वो 10 यूटिल्स होगी, क्योंकि 2 टॉफी खाने से आपको 10 यूटिल्स मिले हैं। तो 2 टॉफी 1 रुपए में आई थी, तो 1 रुपए की यूटिलिटी हमने इस तरीके से डिफाइन की कि 10 यूटिल्स हैं। और कहीं आपको 2 रुपए खर्च करने पड़ जाएं तो 1 रुपए की यूटिल्स आपने बता दिए कि 10 यूटिल्स हैं, तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में 10 यूटिल्स हैं, 2 रुपए में कितने हो गए? 20 यूटिल्स। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है, यूटिल्स। तो 2 यूटिल्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये आपने खुद तय करना है, ये आपके जो है दिमाग आपको बताएगा
वो अलग बात है कि इसकी क्रिटिसिज्म है कि हमें इतने कैलकुलेटेड नहीं है। आप कहोगे सर कैसे बताएं काउंट करके? बस आपने एक प्रोजेक्शन लेना है, दिमाग में बताना है, 1 रुपया जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतनी सेटिस्फेक्शन जो 1 रुपए में सामान आता है उसमें आती है, वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कहलाती है। और इसे हम क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने मेजरमेंट ही इसमें करना है। अब जो मेजर का तरीका है, जैसे एक कपड़े जो है मीटर में आता है या दूध लीटर में आता है, तो 1 लीटर का दूध का माप स्टैंडर्ड इतना होता है, ठीक है? तो किसी के घर में ज्यादा हो, किसी के घर में कम हो, तो ऐसे दूध कैसे मापेंगे आप? तो इसीलिए जब आपने मापना है यूटिलिटी को यूटिल्स में, तो वो हम मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट लेके चलेंगे कि इसी में मापा जाएगा। फिर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हम जो मेन क्वेश्चन जो था उसके ऊपर आ गए हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है, वो रेस्ट की पोजीशन होती है जहां कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और इसके लिए आप देखेंगे संतुलन जो है एक शांत अवस्था होती है जहां से वो अपने आप को चेंज करने की कंज्यूमर कोई भी कोशिश नहीं करेगा। संतुलन भंग करने का कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। जहां वो जिस पोजीशन में ये लगे कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आप वहां रुक जाएं, आप एज ए कंज्यूमर हैं। संतुलन अवस्था में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है संतुलन की शर्त। शर्त क्या है? आपने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यूटिल्स में है, और मैंने कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रखना है, और ये बताया था कि 1 रुपए में जितनी यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 1 रुपए की। तो अगर मान लो कि हमने कहीं पे भी कितने रुपए खर्च करने हैं वो प्राइस डिसाइड करेगा। अगर मान लो कि आपने प्राइस 4 रुपए है, तो 4 को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की आ जाएगी। ठीक है, ये मनी टर्म्स में इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी मनी 1 ले लिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमने ऐसे किया था, MUX इज इक्वल टू MUM इंटू में PX। तो अगर आप इसको डिवाइड इधर लेफ्ट साइड लेके जाएं तो MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM आ जाता है। ठीक है, और अगर MUM अगर हम 1 ले लें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? MUX इज इक्वल टू PX। ये हमारा संतुलन की शर्त आ जाती है। कब? तब जब हमने MUM को 1 लिया है। ठीक है, अब देखें यहां पर MUM यहां पर 1 लेके चले हैं हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि इजीली हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। यूनिट्स 1 2 3 4 5 इस तरह से कंज्यूम की। ये सपोज करो एप्पल्स हैं। मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिफाइन किया कि पहले 10 थी, फिर 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमने 1 लिया था, तो MUX को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया? MUX ओवर MUM 10, यानी 10 को डिवाइड किया हमने 1 से तो हमारा 10 आ गया। 8 को डिवाइड किया हमने 1 से तो 8 आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 6 आ गया। तो MUX ओवर MUM करेंगे तो ये हमारा MUM जो X है उसके ही इक्वल आ जाता है। फिर प्राइसेस हमें गिवन है, प्राइसेस हमें 6 गिवन है, तो ये 6 6 6 ही रहेगी। अब आप कंपेयर करें कि MUX डिवाइडेड बाय MUM वो ज्यादा है प्राइस ऑफ X से। इट मींस आपकी यूटिलिटी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो आप कीमत दे रहे हैं उससे ज्यादा है, तो आपको फायदा हो रहा है। इस फायदे को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो यहां देखें आपको कितना सरप्लस नजर आ रहा है। ये गेन आपको 4 का नजर आ रहा है कि 10 में से 6 लेस किया तो हमारे पास 4 जो है फायदा है। 8 में से 6 लेस करेंगे तो 2 फायदा नजर आता है। फिर यहां पर देखें आप 6 और 6 इक्वल हो गए।
ये हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस था अब जीरो के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक आप देखें कि आपने फर्स्ट यूनिट क्यों कंज्यूम की, क्योंकि आपको यहां फायदा नजर आता है 4 का। सेकेंड यूनिट पे आपने देखें कि वो 2 का फायदा नजर आता है, फिर थर्ड यूनिट पे देखें कि वो फायदा 0 हो गया। यहां पर आपका कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम सरप्लस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो नेगेटिव में है, तो लॉस हो गया। तो लॉस के लिए कोई काम क्यों करेगा? ठीक है, हम खर्चा क्यों करें, ऐसा सामान क्यों लेके आए जो हमें पेट में दर्द कर रहा हो? ठीक है ना, तो वो नेगेटिव हो गया, हम उसे पसंद नहीं करेंगे। तो आप कहां तक आके सामान लेंगे? जहां तक आपको ये लगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहां हो गया है। और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब आपका मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है, इट मींस MUX किसके बराबर हो गया? प्राइस ऑफ एक्स की। क्यों? क्योंकि MUM तो हमने 1 लिया, ये चीज तो हमारी 1 थी, तो 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो हमारा MUX ही रहेगा। तो MUX इज इक्वल टू PX, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये जो रेड लाइन दिखती है आपको, ये देखें, ये आपका 3 यूनिट्स पे आके एक कंज्यूमर रुक जाएगा। ये जो है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां से देखें डायग्राम, तो डायग्राम में देखेंगे कि यहां पर MU ज्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से, तो कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये शेडेड पोर्शन देखिए। MU ऊपर है, प्राइस नीचे है, ये देखें यहां तक, ये अगर मान लो कि 2 यूनिट्स ली जाती हैं तो कंज्यूमर अगली यूनिट क्यों ले रहा है, ये थर्ड यूनिट क्यों ले रहा है? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि यहां पर उसे मार्जिनल नेट बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो ब्रेन उसका क्या कहेगा, दिमाग उसका मनोविज्ञान क्या कहेगा? अरे ये तो फायदे की चीज है, लो। ठीक है ना, जैसे गली के अंदर टमाटर बेचने वाला आ रहा हो और आपको पता कि एट प्रेजेंट जो है 60 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, और कोई गली में आए और ये कहे 20 रुपए किलो टमाटर ले लो, तो आप फटाक से दरवाजा खोलोगे, अरे देखोगे, अरे कितने के दिए भैया? 20 के हैं। और आप देखें अरे टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे? अगली यूनिट्स लोगे कि नहीं लोगे? हालांकि आप कल लेके आ चुके हो टमाटर, लेकिन आपके कान क्यों खड़े हुए? क्योंकि यहाँ पे आपको सरप्लस मिला, तो आप 1 किलो और लेने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर आपने अगली यूनिट ली। यहां पर आप अगर आप देखें फोर्थ यूनिट अगर आप लेते हो तो ये 3, 6 और 6, ये तो हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अगर आप फोर्थ यूनिट लेते हो तो आप देखो प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है। सेम कंडीशन जो है फिफ्थ यूनिट पे है। तो हम ऐसी चीज क्यों लें जिसमें आप प्राइस तो ज्यादा ले रहे हो और उसके अंदर यूटिलिटी कम है? तो ऐसी यूनिट को आप क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, और हम घूम फिर के इस ई पॉइंट पे रहेंगे जहां पर MUX इज इक्वल टू PX है। ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहां पर आप देखें OX पे हमेशा आपने यूनिट्स लेनी है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। OY पे मार्जिनल यूटिलिटी है, प्राइस है, MUM है, और इस तरीके से देखें आपका ये प्राइस जो था ये कांस्टेंट था, तो ये OX के पैरेलल है। मार्जिनल यूटिलिटी X और डिवाइडेड बाय MUM जो कर्व है वो ये हो गया आपका। यहां से आपने देखा कि E जो है वो इक्विलिब्रियम निकल के आया, और 3 यूनिट्स के को ही हम कंज्यूम करेंगे, ना तो हम 2 करेंगे ना हम 4 करेंगे। फिर अगर 2 कमोडिटी का केस हो तब क्या करें? तब आपने देखा था कि सिंगल यूटिलिटी में क्या था, सिंगल कमोडिटी केस में MUX डिवाइडेड बाय MUM इज इक्वल टू PX। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर 2 कमोडिटी हैं, 3 हैं, इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये सेकंड कमोडिटी होगी। लास्ट में किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, ये तो होगी कंडीशन। अब सवाल उठता है कि प्राइस ऑफ X हमें गिवन होगा, प्राइस ऑफ Y हमें गिवन होगा, साथ में हमें इनकम भी गिवन होगी। क्या होगी? इनकम गिवन होगी, क्योंकि जितनी इनकम आप खर्चने के लिए तय कर चुके हो उससे ज्यादा तो आप खर्चोगे नहीं। ठीक है, सपोज एक कंज्यूमर ने मान लो कि
10 रुपए खर्च रहे हैं तो वो 10 ही खर्चेगा। अगर 8 खर्च कर रहा है तो वो रैशनल नहीं है, अगर 12 खर्चे तो उसके पास है नहीं। तो वो P इंटू क्यू, यानी कि एक्स कॉमोडिटी पे खर्चा, प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्स पे खर्चा, प्लस में वाई कॉमोडिटी की प्राइस इंटू वाई की कॉमोडिटी जो आपने कंज्यूम करनी है, उन दोनों का खर्चा किसके इक्विवेलेंट हो गया, इन दोनों के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो इनकम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसको कैसे डिफाइन करें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, जिसे हम कहते हैं गॉसन सेकंड लॉ, गॉसन ने ये दूसरा नियम दिया था, इसे हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि दो कमोडिटी में किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ये नियम क्या कहता है? समसीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एक रैशनल कंज्यूमर, विवेकशील उपभोक्ता, अपनी दी गई आय यानी इनकम जो भी उसने खर्च करने के लिए निकाली है, दो वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि दोनों वस्तुओं की अंतिम अंतिम इकाई जब वो ले तो दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर हो। यानी कि सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाइयों से जो मिलती है वो इक्वल होनी चाहिए। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? देखिए, इनकम सपोज करो हमें 10 गिवन है, प्राइस दोनों कमोडिटीज का, हमने यहाँ पे दो कमोडिटी लिए, एक एप्पल और एक ऑरेंजेस, इन दोनों का प्राइस जो है वो 2 रुपए डिफाइन किया। अब हमने क्या निकालना था? MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू होना चाहिए MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब जितने भी आप यूनिट्स करें, अब देखें आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, प्राइस क्या है? 2, तो इसका मतलब आप कितनी यूनिट्स खरीद पाएंगे? 5 यूनिट्स आपने खरीदनी है, 5 यूनिट्स आप परचेज करेंगे की वस्तु की। अब आप देखेंगे कि आपने पहले 2 रुपए कहां खर्च करें। अब यहां देखें, MU एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स, यानी कि MUA डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ A यानी X। ठीक है, ये क्या किया? मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखी कि एप्पल्स हमें ज्यादा पसंद है, तो एप्पल्स की मार्जिनल यूटिलिटी 16, 14, 12, 10 और 8, इस तरीके से हमने मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स की ली। ऑरेंजेस थोड़े से कम प्रेफर करते हैं, तो उसकी फर्स्ट यूनिट हमें देती है 14 यूटिल्स, 14 यूटिल्स, फिर 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, इस तरीके से ये यूटिलिटी हो गई। इन दोनों को आपने क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो MU एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स करें तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही ऑरेंजेस की ये वैल्यू आ जाती है, आ गई। अब क्या करें? पहले 2 रुपए खर्च करने हैं, तो आप देखें, कंपेयर करें, ये 8 यूटिल्स और ये 7 यूटिल्स। आपको पता चल रहा है एप्पल्स हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो पहला आप रुपया एप्पल्स के ऊपर खर्च कर देंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे, क्या मैं दूसरी इकाई एप्पल की लूं तो 7 मिलता है, और अगर पहली इकाई ऑरेंजेस की लूं तो भी 7 मिलता है। तब आपकी चॉइस है, वो दोनों में से किसी पे ले। तो अगला रुपया मान लो कि आप ऑरेंजेस पे खर्च करते हैं। फिर आप देखें 2 रुपए दो बार खर्च हो चुके हैं, ठीक है। फिर तीसरी यूनिट लेने की बारी आई। टोटल हम 5 ही यूनिट ले सकते हैं 10 रुपए में, ठीक है। तो तीसरी यूनिट देखें, ये 7 है और ये 6 है, तो आप कंपेयर करें, 7 आपको ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। तो आप तीसरी बार जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो 7 पर खर्च करेंगे, यानी कि सेकंड यूनिट लेंगे आप एप्पल की, ठीक है। फिर आप चौथी बार अपने पैसे खर्च करेंगे 2 रुपए, तो वो कहां खर्च करें? ये भी 6 यूटिल्स और ये भी 6 यूटिल्स, यानी कि 3 यूनिट अगर आप एप्पल की लें, तीसरी यूनिट, तो 6 यूटिलिटी है, और अगर दूसरी लें ऑरेंजेस की तो भी 6 है, तो इक्वल है। तो दोनों में आपको कहीं पर भी आप 2 रुपए अपने खर्च कर दें, तो ये यहां आपने खर्च कर दिए। चार बार हमारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब देखें, ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। तो आपको 6 नजर आता है, तो इस तरीके से आपने पैसे खर्च कर दिए। तो 3 यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 3 यूनिट तो आप क्या करेंगे? एप्पल्स की लेंगे, और 2 यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं? ऑरेंजेस की ले रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पोजिशन बना लें, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमने तीसरी बार जो पैसा खर्च किया है यहाँ पे,
तीन बार खर्च हुए ना, यानी 3 यूनिट ली हैं, तो 6 हमें मिलता है। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए और 5 के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो 1 यूटिल्स का हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो और यहां पर कि आपने 3 यूनिट ली हैं एप्पल्स की और 2 रुपए उसकी प्राइस थी, यानी टोटल आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 6। और 2 यूनिट आपने लिए हैं ऑरेंजेस की और प्राइस क्या है? 2 रुपए, तो 4 रुपए यहां पर खर्च हो चुके हैं। तो 6 और 4 इक्वल क्या हो गए? 10 के। तो ये आपके 10 के 10 रुपए भी खर्च हो गए और इस तरीके से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल गई है। ठीक है, और आप चाहें तो 8 + 7 + 6 इनका टोटल कर लें, फिर 7 + 6, ठीक है, इनका टोटल कर लें, फिर इन दोनों का टोटल आपने खुद करके देखना है। आप यहां पर आपका जो यूटिल्स आएंगे वो आपने कंपेयर करने हैं कि 3 इसको लिया था आपने और 2 इनको लिया था। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पोजिशन बना के देखें, आप मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं गेन कर सकते हैं। तो 2 कमोडिटी का ये केस था। डायग्रामेटिकली देखें तो आप देखेंगे यूनिट्स, ये ओरिजिन पॉइंट x का है तो x की गिनती तो ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, और y के लिए हमने क्या किया है, इसकी 5 यूनिट्स हमने ली हैं, तो इसकी 5 और इसकी यहां से 0 स्टार्ट करके हमने ऐसे y के लिए बनाया है। यहां पर दोनों आमने सामने मार्जिनल यूटिलिटी और ये प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये लिया और यहां पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी मनी को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे इस डायग्राम में कि यहां पर अगर हमने 3 यूनिट्स, जो पीछे वाला डायग्राम था, 3 यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, पीछे जो हमने ग्राफ देखा था तो वहां ये पढ़ा था कि 3 यूनिट हम एप्पल्स की लेंगे और 2 यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस की ले रहे हैं। तो यहां पर MUX और PX ये वाला कर्व और इधर से MUY अपॉन PY वाला कर्व दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इक्वल हो गई है। जैसे आप पीछे देखें तो यहां पर देखें कि इसका 6 लास्ट और इसका 6 ये इक्वल था। ठीक है, तो यहां पर देखें ये 6 और ये 6 इक्वल हो गए। अब अगर हम 3 यूनिट तो ले रहे हैं एप्पल्स की और 2 यूनिट ले रहे हैं ऑरेंजेस की, अगर ऐसे ना करें तो देखिए क्या हो रहा है। अगर हम 2 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट ले रहे हैं, तो इस पोर्शन में 2 के सिर के ऊपर देखें यहां पे, तो यहां पर MU एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। यानी सेटिस्फैक्शन किस में नजर आ रही है, ज्यादा आ रही है हमें एप्पल्स के अंदर नजर, तो हम एप्पल्स की यूनिट बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहां से जब अगर 3 ले रहे तो इसको कट कर देंगे, ये वापस रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि y को कम कर देंगे, 3 से 2 पे ले आएंगे और इसको 2 से 3 पे लेके जाएंगे। अब इधर का देखिए, यदि आप 1 यूनिट लेते हैं y की और 4 यूनिट लेते हैं, ये 1 y और 4 एप्पल्स की होगी, y यानी ऑरेंजेस। तो अगर आप देखें इस पोर्शन में तो कौन ज्यादा है, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंजेस की प्राइस ऑफ ऑरेंजेस से, कि ये ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल से। तो आप देखें ऑरेंज में फायदा नजर आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ऑरेंजेस की यूनिट बढ़ा देंगे। समझ में आया? तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कहां रहेगा, जहां पर MU एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जो कि हमने पिछले देखा था कि 6 ली थी, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। देखिए यहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने 6 ली है, ये 6 हर लेवल पे, तो ये भी 6 हो गया। ये देखिए ये 6 है यहाँ पे जो मैंने रब कर दिया है, ये वाला 6 और ये वाला 6 रब हो गया और ये 6। देखिए
तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, तो यहां पे कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में रहेगा। यहां पर आपकी जो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हो जाती है। अब बारी आती है इंडिफरेंस कर्व की, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने दी थी, और इसको डेवलप करने का काम ब्रिटिश के ही हैं हिक्स, उन्होंने और एलन ने मिलकर इसे विकसित किया था। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र। इनडिफरेंस यानी कि कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस। अब किस चीज का नो डिफरेंस है, ये जो थ्योरी है, ये जो अप्रोच है, ये कहती है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। जैसे दो वस्तुएं हैं, हम बता देंगे कि ये वाली वस्तु ज्यादा पसंद है, दूसरे वाली कम पसंद है। अगला, विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करके हम क्रम में रखेंगे, ऑर्डर डालेंगे। कैसे वाला, ये रोमन नंबर्स के अंदर डालेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरीके से, ना कि 1 2 3 4 काउंटिंग फिगर नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये क्या होती है। ठीक है, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने पहले दिया था, इसको विकसित करने का काम हिक्स और एलन और स्लट्सकी ने किया है। इसके अकॉर्डिंग हम उपयोगिता को मापेंगे नहीं, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना हम कहां रखेंगे, क्रम के अंदर रखेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है। जैसे पिछली थ्योरी जो थी, पिछली जो अप्रोच थी, वो हमने देखा था कि मान्यताओं पर बेस्ड थी, तो ये भी मान्यताओं पर है। उपयोगिता को मापा नहीं, तुलना की जाएगी। और कंज्यूमर कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, तो वो कम मात्रा के स्थान पर हमेशा ही ज्यादा को पसंद करेगा, यानी कि वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखेगा कि हमेशा वो कम के बजाय ज्यादा को पसंद करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की यहां पर भी स्थिर नहीं मान के चले हैं हम, क्योंकि यहां पर हम मार्जिनल मनी को खुद एक कमोडिटी लेके चले हैं, और मनी खुद जब हमारे पास जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी खुद की यूटिलिटी कम होने लग जाती है, जो कि पुराने वाले में ये गलत बात थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने उससे ये बेटर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं करना है। उपभोक्ता विवेकशील वहां भी था, यहां पे भी है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, वहां पे घटती हुई सीमांत उपयोगिता थी, यहां पर सीमांत प्रतिस्थापन दर है, इसे हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। पसंदगी का क्रम बताया जाएगा। यदि उपभोक्ता कहता है कि ए कॉम्बिनेशन दो वस्तुओं का बेटर है बी कॉम्बिनेशन से, तो अगली बार वो बी ए से बेटर नहीं होगा, यानी कि वो कंसिस्टेंसी रहेगी, उसकी बात में सामंजस्य रहेगा। अगर ए बी से बेटर है कॉम्बिनेशन, तो अगली बार बी ए से बेटर नहीं माना जाएगा। ये मान्यताएं थी। अब हम देखते हैं कि बेसिक ये तटस्था वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व है क्या। इनडिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, सवाल दो वस्तु इकट्ठी लेने का है। यहां पर हम, ये कर्व है एक ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन। ये ए बी सी डी कॉम्बिनेशन हैं दो वस्तुओं की। वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस हैं, एक्स एक्सिस पे एप्पल्स हैं। ठीक है, अब ये कर्व क्या कहता है कि एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन या संयोगों को दिखाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, और वो संयोग क्या कर रहे हैं, समान संतुष्टि। कैसे, ए संयोग बी के बराबर यूटिलिटी दे रहा है, बी सी के बराबर यूटिलिटी है, सी की डी के बराबर यूटिलिटी है, यानी कि सेम यूटिलिटी है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं, समान संतुष्टि का स्तर। ठीक है, अब यूटिलिटी यहां पर जो है सेम कहें हम, तो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम यहां पर संतुष्टि का स्तर सेम लेके चलते हैं। अब आप कहोगे सर इक्वल कैसे है ये सेटिस्फैक्शन लेवल। सो देखिए ए के ऊपर कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, अगर आप देखें तो ए के ऊपर कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, 10 और 1 का है, यानी 1 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, फिर अगला आप बी के ऊपर देखें 6 और 1 है, फिर आप देखें 6 और 2 और 3 और 3, 1 एंड 4, ये कॉम्बिनेशन है ए बी
सी और डी, ये कॉम्बिनेशन है। अब आप देखें यहां पर एक एप्पल और ली तो आपने क्या किया, यहां से 10 से आप 6 पे आ गए, इसका मतलब 4 एप्पल्स का आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। 4 का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस अगर आप एप्पल का कर रहे हो तो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि ये एक और लेने से इसके अंदर जो यूटिलिटी मिली, यानी कि यूटिलिटी गेन इज इक्वल टू यूटिलिटी लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ 4 ऑरेंजेस आपको जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जितनी यूटिलिटी दे रहे हैं, वो एक एप्पल उतनी ही दे रही है, वो एक एप्पल 4 के बराबर है। ठीक है, अगला आप देखें कि अगली एक यूनिट और लेते हैं, तो इसके लिए यहां आप देखें 6 और 3, यानी कि 6 से आप क्या गए 3 के ऊपर, यानी 3 ऑरेंजेस अब अगली एक के लिए सेटिस्फेक्शन उतनी ही दे रहे हैं। फिर देखें ये दो आपने सेक्रीफाइस किया सी कॉम्बिनेशन पे, और फिर ये एक एप्पल ली, तो वो एक एप्पल की यूटिलिटी आपकी जो 2 आपने सेक्रीफाइस किया है ऑरेंजेस का, उसके इक्विवेलेंट है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो यूटिलिटी जैसे जैसे एप्पल्स आप ले रहे हो तो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ऑरेंजेस जब कम हो रहे हैं तो वो जब अगली यूनिट के लिए एप्पल की अगली यूनिट की यूटिलिटी कम है तो आप उसके लिए सेक्रीफाइस ज्यादा क्यों करेंगे, आप तो उसके लिए कम ही करेंगे ना। तो ये एक रीजन है कि जितना आप पाते हैं यूटिलिटी उतनी आप गंवाते हैं। तो यूटिलिटी गेन इज इक्वल टू यूटिलिटी लॉस। इस वजह से हमारा हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। देखिए कैसे, एक्स की एक एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, वाई की यूनिट हमने 4 सेक्रीफाइस की, फिर हमने 3 सेक्रीफाइस किया। देखें इस कॉम्बिनेशन के सामने 3 का सेक्रीफाइस है 6 और 3 में, यहां 10 और 6 में 4 का सेक्रीफाइस है, 3 और 1 में 2 का सेक्रीफाइस है। आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब आप एक एडिशनल यूनिट एप्पल की ले रहे हैं, समझे। इसको हम डिफाइन करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, यानी एक्स की यूनिट बढ़ा के आप क्या कर रहे हो, वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्या है ये चीज, देखिए एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेनी है, उपभोग करने के लिए वाई वस्तु की जितनी इकाइयों का हम त्याग करते हैं ताकि संतुष्टि का स्तर पहले जितना ही बना रहे, वह वाई के लिए एक्स की प्रतिस्थापन दर कहलाती है, वो भी सीमांत। सीमांत इसलिए शब्द हुआ क्योंकि एडिशन आप कर रहे हैं, एक एक एप्पल आप बढ़ा रहे हैं, तो ये सीमांत है। ठीक है, और जो चेंज ये है, आपको पहले भी मैंने कई चैप्टर्स में बता रखा है, मार्जिनल का मतलब है चेंज। तो ये देखिए पहले 4 का सेक्रीफाइस, फिर अगली एक के लिए आपने क्या किया 3 का सेक्रीफाइस, फिर अगले के लिए कितना हुआ 2 का सेक्रीफाइस, ये है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी एक्स के अंदर गेन 1 का और वाई के अंदर सेक्रीफाइस 4 का। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये इज टू नहीं है, ये हमने 4 सेक्रीफाइस करके 1 लिया है, कहने का मतलब ये है। फिर 3 सेक्रीफाइस करके 1 लिया है, फिर 2 सेक्रीफाइस करके 1 लिया है। तो ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। और इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस इसलिए क्योंकि 1 बढ़ा रहे हैं 1 घटा रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन को डिफाइन करने के लिए माइनस। अब देखिए क्या है, आपने देखा कि एक कर्व है, उसका हर लेवल कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो आपको क्या कर रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब यहां पर एक इंडिफरेंस मैप हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, वैरायटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जैसे IC1, ये IC2, ये IC3 और ये IC4। ये एक इंडिफरेंस कर्व, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं और जो एक मैप के अंदर दिखाई गई हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप।
हर एक का IC1 के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन लें, वो IC1 के सारे कॉम्बिनेशंस इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन IC2 पे क्या हो रहा है वो देखें। IC2 पे मान लो कि 2 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस हैं हमारे पास, ये ए कॉम्बिनेशन है। अब बी कॉम्बिनेशन पे देखें, 3 एप्पल्स हो गए और ऑरेंजेस हमारे 2 ही रहे। तो ये जो बी कॉम्बिनेशन आया है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि आपने एक को कम नहीं किया और दूसरे को बढ़ा दिया, या आप दोनों बढ़ा लें। ठीक है, ऐसे ही अगले यूनिट पे देखें, उस पे भी दोनों के कॉम्बिनेशंस बढ़ते जा रहे हैं, या एटलीस्ट एक बढ़ेगा। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है यहां पर आप देखें कि वहां पर आपकी या तो एटलीस्ट एक यूनिट बढ़ती जाएगी, ऐसे एक 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 एक, एक करके बढ़ाते जाएं आप। ठीक है, तो या फिर आप दोनों की यूनिट्स बढ़ा दें। तो हम कहेंगे कि हायर आईसी यानी ऊंचा तटस्था वक्र हायर सेटिस्फैक्शन, ऊंचा तटस्था वक्र ऊंची उपयोगिता देगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एक दिष्ट अनिमान यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ज्यादा चीजें ज्यादा देंगी। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज 5 मेंबर्स हैं, तो 5 लड्डू लेके आया, ठीक है, और 5 ही बर्फी लेके आया। क्लियर, ये फर्स्ट गेस्ट आया जो कि दिवाली पे अक्सर आते हैं हमारे घर पे, ठीक है, या हम किसी के घर जाते हैं। तो सपोज करो एक आपके अंकल हैं, वो लेके आए ये 5-5। अगले अंकल क्या करते हैं, एक एक डब्बा लेके आते हैं दोनों का, बजाय 5-5 काउंटेबल फिगर नहीं है, वो ज्यादा लेके आए। तो आप बताओ पहले वाले अंकल ज्यादा पसंद है कि दूसरे वाले? ऑब्वियस आप कहोगे जो 2 डब्बे लेके आए हैं, ठीक है, डब्बे वाले अंकल ज्यादा पसंद है, तो उसे हम कहेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, और यहां हमने ये पढ़ा कि हायर जो है इंडिफरेंस कर्व वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। अब है इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या हैं? अगर ये मैंने ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल ली तो देखिए 2 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस, यहां पे क्या है 3 आ गया, तो ये ए कॉम्बिनेशन था, ये बी है। अब आप देखें ए कॉम्बिनेशन पे 2 सेब 2 संतरे, बी कॉम्बिनेशन पे 2 संतरे लेकिन सेब 3 हो गई हैं, तो आपने कुछ खोया ही नहीं और मिल और गया। तो बी का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ए से ज्यादा हो गया, तो ये इंडिफरेंस नहीं हुई। इंडिफरेंस कर्व तो क्या है, सबको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा, हर कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस कर्व पे। तो यहां तो अलग अलग हो रहा है, तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। सेम सिचुएशन यहां दे सकते हैं, 2 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स, अगले कॉम्बिनेशन पे आप देखें तो 3 आ गया, तो ए से बेटर यहां पर भी बी हो गया, तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। और यहां देखें 2-2, 3-3, 4-4, यहां आप क्या कर रहे हैं, बिना कुछ खोए अगले अगले बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। सो इंडिफरेंस कर्व यही होगा। यहां आप देखें कि एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है, समझ में आया? ये इंडिफरेंस कर्व होगा। तो इसलिए ना तो ओ एक्स के पैरेलल होगा, ये भी नहीं, ना ओ वाई के पैरेलल होगा, ये भी नहीं, ना इंक्रीजिंग होगा, बढ़ते हुए भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? अगर आप स्ट्रेट लाइन है तो देखिए क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये जो सेक्रीफाइस है वो आपको इक्वल नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है, क्या आ रहा है, इक्वल, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, वो क्या हो रहा है यहां पे, इक्वल है। ठीक है, जबकि हमने यहां पढ़ा था कि पीछे कर्व में कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपकी जो है नेगेटिव स्लोप रहेगी। ये देखो ये नेगेटिव है, ऐसे नेगेटिव है लेकिन कॉन्वेक्स शेप है। ये कौन सी शेप है, कॉन्वेक्स। यहां आप देखें कि एक डायग्राम हम बना के देखते हैं, ये देखिए पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, कम होता जाए, पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और आगे और जाएंगे तो और कम, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये हमारा कम होता जाता है। इस वजह से ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स होगी, जबकि ये स्ट्रेट लाइन था।
तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सेटिस्फैक्शन हमारी जो है, ऐसा नहीं होगा कि एक कमोडिटी जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद हो जाए और वो बिल्कुल ही दूसरी के इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट होगी तभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल रहेगा, और ये हो सकता है सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर, यानी कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे बर्बन बिस्किट लें आप, पार्ले का लें या फिर ब्रिटानिया का लें, तब ये ऐसा केस हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चों को इस तरह की चीजें भी पसंद में नहीं आती, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट निकालना बहुत ही दिक्कत का काम हो जाता है। ये उसी केस में हो सकता है अगर नॉर्मल चीजें आप ले रहे हैं जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपका कॉन्वेक्स ही रहेगा। फिर यहां आप देखें ये कॉनकेव है। कॉनकेव में देखिए क्या हो रहा है, यहां जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है, देखिए पहले कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। ये जो सेक्रीफाइस आप देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ने की वजह से क्या है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का, ये यहां तो इक्वल था, यहां बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ाया था पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि ये घटते हुए होना चाहिए। ये केवल इसमें है MRS XY, इसी में घट रहा है, तो केवल ये वाला ही डायग्राम होगा आपका। ये कॉनकेव, जिसे हम कहते हैं नतोदर, हिंदी में नतोदर नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उनतोदर ये होगा मूल बिंदु की ओर। ओरिजिन पॉइंट जो ये है इसकी तरफ ये झुका हुआ होगा, ये विपरीत झुका हुआ है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स नहीं होगा, सॉरी कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव नहीं होगा। अब यहां पर आप देखें कि ये एक्स को टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है मतलब O से लेकर A तक हम मान लो यहां पे एप्पल्स ही ले रहे हैं और ऑरेंजेस ले ही नहीं रहे, ठीक है। ऑरेंजेस 0 हो गए, इस ये कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है। हमने एक साथ दो वस्तु लेनी है इंडिफरेंस कर्व में, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि एक ही लेके खुश हो जाए, वो हमेशा दो के कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग ये लेंगे, तो ये नहीं होगा। हमने दो लेने, यहाँ ए कॉम्बिनेशन पे सिर्फ एक ही वस्तु मिल रही है, तो इसलिए नहीं होगा। यहां आप देखें, यहां पर वाई वस्तु ही मिल रही है, एक्स नहीं मिल रही, तो ये भी नहीं होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने लेना है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, दोनों वस्तुएं इकट्ठी आएंगी, कोई जीरो नहीं रहेगी। सो आपने यहां देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक तो कॉन्वेक्स रहेगी, ठीक है, ना बढ़ती हुई होगी, ना घटती हुई होगी, ना स्ट्रेट लाइन होगी, ना कनकेव होगी, ना एक्स को टच करेगी, ना वाई को टच करेगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, जो कि आपके अलग से क्वेश्चन के रूप में आती है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काटती हैं तो क्या होगा, तो क्या है, अगर आपने सिंगल देखी थी इंडिफरेंस कर्व, तो सिंगल इंडिफरेंस कर्व में क्या था, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सभी क्या कर रहे थे, इक्वल थे, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, ठीक है। तो आप यहां देखें, ये ब्लू कलर की जो इंडिफरेंस कर्व है, इसे हम IC1 ले लेते हैं और येलो वाली को हम IC2 ले लेते हैं। सपोज करो ये ए कॉम्बिनेशन है, ये जो कि दोनों के ऊपर है। अब यहां पर आप देखें, A इज इक्वल टू बी, ए का और बी का सेटिस्फैक्शन बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, IC1 के ऊपर है। अगला देखें, A इज इक्वल टू सी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ए कॉम्बिनेशन पे और सी पे इक्वल सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, IC2 के ऊपर है। तो आप यहां से देखें, जब A B के बराबर है, A C के बराबर है, तो क्या B और C इक्वल नहीं होंगे क्या, ये होने चाहिए ना। इसके अकॉर्डिंग तो ये जो हमने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग B और C इक्वल होने चाहिए, बट B और C के ऊपर आप देखें हो क्या रहा है। सपोज करो दो ऑरेंजेस हैं और यहाँ पे 3 एप्पल्स हैं, अब ये हुई 4 एप्पल्स। अब देखिए बी कॉम्बिनेशन पे क्या है, 2 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स, ये कॉम्बिनेशन है। और सी के ऊपर देखें आप क्या है, 2 ऑरेंजेस, ए के ऊपर क्या था, 2 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स। और बी कॉम्बिनेशन पे क्या नजर आ रहा है, बी पे ऑरेंजेस तो 2 ही हैं और एप्पल जो हैं
वो 4 हो गई। देखिए, तो C इज मोर मोनोटोनिक देन B। सी जो है एक दिष्ट अधिमान हो गया है, सी इज ज्यादा फायदेमंद है हमारे बी के। तो होना क्या चाहिए था कि दोनों बराबर होनी चाहिए थी, बट यहां से आपने देखा कि सी कॉम्बिनेशन जो है सी इज ग्रेटर देन बी, सी की जो यूटिलिटी है वो बी से ज्यादा है, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। जब होनी नहीं चाहिए थी तो ए से काटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे के नहीं काटते हैं तो इक्वल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो कि हमने यहां प्रूव किया कि इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जो है बजट लाइन, देखिए इंडिफरेंस कर्व से हमने क्या पता किया कि एक ऐसा कर्व जो दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को क्या करते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन हो गई। अब हमारे पास इस सेटिस्फेक्शन तक पैसे नहीं थे, ये सिर्फ दिमाग की बात थी। अब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, पैसे आ गए तो हम अपनी लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि उस पैसे से कितना हम खर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कितना खर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनकम 4 है, 4 रुपए हमारे पास इनकम है जिसे हमें खर्च करना है, एक्स की जो प्राइस है वो 1 रुपए में 1 यूनिट आती है, और वाई जो कमोडिटी वो 50 पैसे में 1 यूनिट आती है। तो आप देखिए क्या कॉम्बिनेशंस हम जिसे हम खरीद सकते हैं, ऐसे संयोग हम बना रहे हैं। एक्स वस्तु, देखिए ए कॉम्बिनेशन, यदि 4 के 4 रुपए हम वाई वस्तु पे खर्च करें तो हमारे पास आए क्या है, 4 रुपए, और 50 पैसे की 1 यूनिट आती है, तो 4 रुपए में कितनी यूनिट आएंगी, 8 यूनिट आएंगी। कितनी यूनिट आएंगी, 8 यूनिट आएंगी। उसके बाद आप देखते हैं, क्योंकि 4 के 4 रुपए आपने वाई कमोडिटी पे खर्च कर दिए, तो एक्स हो गया 0, ठीक है। फिर मन ये कहता है 1 यूनिट हम एक्स की ले लें, तो 1 रुपया यहां खर्च हो गया, बचे कितने, 3 रुपए। 3 रुपए में कितने आएंगी वाई यूनिट्स, 6, ठीक है। फिर 1 रुपया और इस पे ऊपर लगा दिया, 2 रुपए बच गए। 2 रुपए में वाई कितना आया, 4, फिर 3 इस पे खर्च कर दिए तो बचा कितना, 1 रुपया, 2 ये हो गया। अब 4 के चारों रुपए अगर आप एक्स वस्तु पे खर्च करते हैं तो 4 यूनिट एक्स की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 हो गई हमारे पास, 4 यूनिट यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गए जहां आपके चारों रुपए खर्च हो रहे हैं, दोनों की प्राइसेस जब गिवन है तब। तो देखिए ए कॉम्बिनेशन, ये 6 और 1 का, अगला कॉम्बिनेशन 4 और 2 का, 2 का और 3 का। इस तरीके से ये इक्वी डिस्टेंस पे एक एक करके आप बनाएंगे। ग्राफ के जो नॉर्म्स हैं उनको आप रखेंगे बराबर, जैसे ये 2 4 6, ये नहीं है कि 2 यहां पर हो गया अब 4 फिर दूर कर दें। तो ये इक्वी डिस्टेंस पे आपने जो नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से ग्राफ बनाते हैं वो आपको पता ही है, तो वो वैसे बनाना है। अब आप देखें, अगर मैं कॉम्बिनेशन कोई भी इससे बाहर लेता हूं, तो आपने क्या पढ़ा कि ए बी सी डी ई, इस पे 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, 4 रुपीज आपके स्पेंड हो रहे हैं। अगर आप कोई भी और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो ये मान लो कि एफ कॉम्बिनेशन है, तो एफ पे आपके 4 यूनिट ये लें, ठीक है, और मान लो कि ये आपकी 4 यूनिट्स ये हो जाती हैं एफ कॉम्बिनेशन पे, तो 4 रुपए की तो ये आ गई, और 2 रुपए की ये आ गई, तो 6 रुपए आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, एफ कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकते, तो ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। यानी कि ये जो बजट लाइन है, ए पॉइंट और ई पॉइंट, जितने भी ये कॉम्बिनेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सभी कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसे हम कहेंगे बजट लाइन। क्या कहेंगे, बजट लाइन। तो आप देखिए बजट लाइन है क्या, एक ऐसी रेखा जो दो वस्तुओं के विभिन्न प्राप्य संयोगों को दिखाती है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, जिसे हम अटेन कर सकते हैं। तो बजट लाइन, दैट लाइन विच shows the attainable combination of two goods that can be purchased, जिसे हम खरीद सकते हैं, with the given income, जो हमारे दी गई आय है, and with the given price of the both the commodities, दोनों की जब आपको कीमत दी गई है, दोनों की के लिए खर्चने योग्य आय दी गई है, तब आप दो वस्तुओं के कितने कितने संयोग खरीद सकते हैं, बजट लाइन उसे बताती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो 0 है और इसका जो 0 आ रहा है, इसका मैक्सिमम और इसका 0, इसका 0 इसका मैक्सिमम होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम दोनों को स्केल लेके सीधा मिला दें, तो आपके सामने जो है
इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दी आपने, ये आपकी बजट लाइन आ गई। ठीक है, अब बजट लाइन में चेंजेस कैसे आएंगे? देखो, तीन चीजें थी हमारे पास। तीन क्या थी? एक तो इनकम थी, एक प्राइस ऑफ वाई था, एक प्राइस ऑफ एक्स था। आप क्या करें, एक को चेंज करें। सपोज करो हम इनकम को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पहले 4 रुपए थे, तो 4 में क्या था, 8 यूनिट्स तो हमारी वाई कॉमोडिटी की आ गई थी और 4 यूनिट्स हमारी एक्स की आ गई थी। अब 8 के बजाय मान लो हमारे पास 4 रुपए थे, 5 रुपए आ जाते हैं, तो 5 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में आ जाएगा, और ये 4 से किस में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपए की एक हमने एक्स को तो 1 रुपए का प्राइस माना है। ठीक है, और इसका जो वाई का था वो 50 पैसे प्राइस था। ये प्राइसेस हमें गिवन थी। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमारे पास पैसे बढ़े तो ये हमारा जो है प्राइस लाइन पैरेलल आगे शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये एल एम मान लो कि ये आपका प्राइस लाइन है, बजट रेखा है, कीमत रेखा है। ये एल एम, ये एन एल, ये सपोज इनके हमने नाम दिए, तो ये पैरेलल ऊपर गया, और अगर इनकम कम हो जाती है तो ये पैरेलल नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में हमने ये मान के चले कि प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं हुई, प्राइस ऑफ एक्स चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इनकम बढ़ी तो पैरेलल ऊपर, इनकम घटी तो पैरेलल नीचे। अब हम देखते हैं, इनकम को नहीं चेंज कर रहे, हम प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये जो डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, आप देखिए, इनकम और प्राइस ऑफ वाई ये सेम रखो, इनमें चेंजेस नहीं करना, ये कांस्टेंट रखना है आपने। अब देखिए, अगर 1 रुपए का एक था और हमारे पास 4 रुपए थे, अब 4 से हमारे पास 8 रुपए, सॉरी, प्राइस कम कर दें, रुपए तो 4 ही रखेंगे और वाई की प्राइस 50 पैसे वो सेम रखेंगे। अब क्या है, 1 रुपए की एक थी एक्स कॉमोडिटी, हमने उसे 50 पैसे का कर देना, तो क्या होगा, 8 यूनिट्स आ जाएंगी, यहां से आपकी यूनिट बढ़ गई। लेकिन वाई की यूनिट्स को आपने बिल्कुल नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि उसकी प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई, इनकम हमारी चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ जाए, 1 रुपए का हो जाए, तो 4 रुपए में ये 2 आएंगी। तो ये आपने देखा कि एक्स का प्राइस कम हुआ तो बजट लाइन एक्स की तरफ से ही शिफ्ट हुई, वाई की तरफ उतनी ही रही। और अगर प्राइस बढ़ गया, ये प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ था, ये प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, तो ये अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप वाई कॉमोडिटी का ले सकते हैं। एक्स को नहीं छेड़ेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है वाई की, तो वाई की तरफ से बढ़ जाएगा, और अगर वाई की बढ़ जाती है तो वाई की तरफ से कम हो जाएगा। इस केस में एक की आपने प्राइस चेंज की है इस डायग्राम में, और इसमें यहां आपने क्या था, इनकम चेंज की थी। ठीक है, 3 चीजें हैं, एक चेंज करनी है, बाकी 2 कांस्टेंट रखनी है, ताकि उसी का केवल असर पता चले। अब बारी आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, हमने बजट लाइन जिसे हम कहते हैं कीमत रेखा वो पढ़ी। अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और हम बताते हैं कि कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होने के लिए संतुलन की शर्तें हम देखते हैं कैसे फिक्स होती हैं। देखिए, यहां पर IC1, ये IC2, ये IC3, 3 IC हमने ली, और आपको पता है कि हायर IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करती है। अब एक हमने बजट लाइन ली है LM, ये बजट लाइन हो गई जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है। 3 IC हो गई, एक बजट लाइन हो गई। आप देखें, IC1 पे B कॉम्बिनेशन है और A कॉम्बिनेशन है, ये दोनों बजट लाइन के ऊपर है जिसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहां पे, आप देखें IC2, इसके ऊपर E कॉम्बिनेशन है, आप ये भी खरीद सकते हैं इसी बजट में। अब E कॉम्बिनेशन पे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि ये हायर IC का कॉम्बिनेशन है। A और B आप ले तो सकते हो, लेकिन वो लोअर सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो A आपके लिए बेस्ट चॉइस हुई। अब बात आती है F की, तो F के लिए आपके पास बजट ही नहीं है, F कॉम्बिनेशन कैसे परचेज करें, बजट लाइन तो नीचे रह गई। ठीक है, तो यहां से हमने शर्त बनाई है कि ये जो E कॉम्बिनेशन है, यहां पर स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं।
ठीक है। अब आप कहोगे सर स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे, ये तो आपने बताया ही नहीं। चलो अब बता देते हैं। देखिए ये प्राइस लाइन है, बजट लाइन, बजट लाइन है। देखिए ये 8 और ये 4, हमारे पास 4 रुपए थे पिछले एग्जांपल में, हमारी जो आय थी वो क्या थी, 4। हमें क्या पता चला कि ये 4 आएंगे। एप्पल्स जो हैं, 1 रुपए की एक एप्पल है, तो 4 रुपए में 4 आएंगी। हमें कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला, मनी को प्राइस ऑफ एप्पल से डिवाइड कर दो, मनी को प्राइस ऑफ एप्पल से डिवाइड कर दो, तब हमें पता चला कि ये 4 आएंगे मैक्सिमम। ये कैसे पता चला कि ये 8 आएंगे 4 रुपए में, क्योंकि हमें पता है वाई कमोडिटी यानी कि ऑरेंजेस जो हैं वो 50 पैसे के हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि मनी जितना हमारे पास 4 रुपए हैं उसको 50 पैसे से डिवाइड करें प्राइस ऑफ ऑरेंजेस से, तो हमारे पास 8 ऑरेंजेस आएंगे। ठीक है, स्लोप कैसे निकलता है, y बाई एक्स, तो यहां पर डेल्टा y बाई डेल्टा x ये स्लोप होता है। तो आप देखें ये जो चीज है y पे m अपॉन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, डिवाइड कर दें m अपॉन प्राइस ऑफ एप्पल्स, इस सारे को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, m अपॉन P0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज नीचे डिवाइड में थी वो क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी और अपोजिट हो जाएगी, यानी प्राइस ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय मनी। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, PA अपॉन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ये होगा, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एप्पल्स थी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये निकल के आई हमारी क्या, स्लोप किसकी, बजट लाइन की। और आपको स्लोप ऑफ आईसी पता ही है, वो क्या था, MRS/XY यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये तो स्लोप हो गया किसका, इंडिफरेंस कर्व का। ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन, और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या थी, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये दोनों आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, ये इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ आईसी स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल हो, जो कि केवल ई पॉइंट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगला कि स्पर्श बिंदु पर आईसी उंतोदर हो, यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉनकेव हो तो आप डायग्राम देखेंगे कैसे होगा, ये ऐसे होगा, यहां पे अगर ये टच करता है और ये ऊपर हो तो आप देखें यहां पर दोनों का स्लोप बराबर है अगर ये इसके टेंजेंट है तो, और यहां ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा तो, लेकिन यहां आप एक ही कमोडिटी ले रहे हैं अगर कनकेव करेंगे तो ये आपका जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, तो केवल हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसे होगा, वो देखिए बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व की, और टेंजेंट पॉइंट पे आईसी जो हो कॉन्वेक्स हो। तो दो शर्तें हमारी यहां निकल के आती हैं, वो क्या है कि स्लोप ऑफ आईसी स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर हो, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, बजट लाइन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, और टेंजेंसी पॉइंट पे स्पर्श बिंदु पर आईसी जो हो वो उंतोदर हो, कॉन्वेक्स हो। समझ गए, ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसे था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है यहां पर आपकी यानी कि MRS/XY इक्वल हो गया प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इट मींस स्लोप ऑफ आईसी इक्वल हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, और स्लोप कैसे होता है वो मैं पहले भी आपको डिमांड वाले चैप्टर्स में बता चुका हूं कि जैसे ये एक कर्व है, ठीक है, अगली मैं एक फ्लैटर बना देता हूं ये लाइन, तो आप बताओ एक बॉल यहां रखूं, बॉल यहां से जल्दी गिरेगी कि यहां से जल्दी, जो फ्लैटर है उस पर कम गिरेगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो MRS/XY ये चीज
तो यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो उसका स्लोप क्या होता, ज्यादा होता। ठीक है, तो यहां पर स्लोप ऑफ आईसी जो है, आईसी ज्यादा है स्लोप ऑफ बजट लाइन के। तो आप क्या करेंगे, एक्स की यूनिट बढ़ाएंगे। एक्स की यूनिट बढ़ाएंगे तो ये स्लोप धीरे 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 कम होता होता दोनों बराबर हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो इसीलिए हम एक्स की यूनिट बढ़ाते हैं। तो जब तक टेंजेंट नहीं होता तब तक हम लेफ्ट साइड अगर हैं तो हम यूनिट्स बढ़ाएंगे, और अगर राइट साइड है तो इस केस में, ये वाला जो केस है, इस केस में स्लोप ऑफ आईसी वो कम है स्लोप ऑफ बजट लाइन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से वापस रिडक्शन कर देंगे, एक्स की यूनिट्स को रिड्यूस करते जाएंगे, जिससे कि आईसी पे ऊपर जो है ये स्लोप बढ़ता जाएगा और वापस हम यहां आके रुक जाएंगे। तो ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है कि कंज्यूमर यहां पर इतनी यूनिट्स ले रहा है कि वो एक्स की तो ले रहा है ओ से लेकर क्यू यूनिट्स, और वाई की ले रहा है ओ से लेकर पी यूनिट्स, और इन यूनिट्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहता, तो वो यहां स्टेबल हो गया, ये उसका इक्विलिब्रियम हो गया है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का था। तो आपने देखा कि यहां से हमने ये सारी चीजें पढ़ के एक चीज देखी कि हमने यूटिलिटी एनालिसिस किया, वहां पर हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हमने ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ी है। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक तो इंडिफरेंस कर्व की, दूसरा बजट लाइन की। दोनों जहां टेंजेंट हो और टेंजेंसी पॉइंट पे आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम होता है और कंज्यूमर वहां पर खुश होता है। ठीक है, तो ये हमने दो कंपोनेंट पढ़े। आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूं, तो कंज्यूमर ये पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और देखें कि सेटिस्फेक्शन लेवल हमें कहां मैक्सिमम हो रहा है और किस लेवल पे हम जाके रुकते हैं, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ये खाली पढ़ने की बात नहीं है, ये केवल ये समझने की बात है कि कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम है। प्रैक्टिकली हम कंज्यूमर हैं, रहेंगे, और हम कैसे इनका यूज करते हैं वो आपने प्रैक्टिकली लाइफ में यूटिलाइज करना है इस चीज को। खाली ये नहीं है कि मार्क्स लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया था आपकी पढ़ी हुई चीज कभी भी खराब नहीं जाती, ये आपकी रियल लाइफ में काम आएंगे ही आएंगे। टिल देन तो हम कहेंगे कि आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डायग्राम्स की, टेबल्स की प्रैक्टिस करते रहें, ग्राफ्स की प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से करें, और ये काम करके मुझे जरूर भेजें कि अपने व्हाट्सएप पे कि सर हमने ये काम कर लिया, कहीं करेक्शन हो तो मुझे बात करें, फोन पे बात करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी जब तक आपके पूरी तरीके से स्कूल नहीं खुलते हैं। टिल देन बाय बाय। ठीक है, होप सो आप खुश रहें। ठीक है, थैंक यू।